नाज़रीन तलबा व तलबात आदाब। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस तालीमी प्रोग्राम में मैं फ़ज़लुर रहमान, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक्स, आप लोगों का खैर मकदम है। आज हम BA साल दौम के एक सबक कुलियाती माशियात का तारफ़ यानी इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकनॉमिक्स पर गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में आपका खैर मकदम है। अब आइए हम देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिस्ट्री के बारे में। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन हो गया, उसके मीनिंग हो गए और उसका कंटेंट भी हो गया। अब देखिए हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्ट्री हम ढूंढेंगे। देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स उतना पुराना सब्जेक्ट तो नहीं है, रीसेंट ओरिजिन है। हम ये बता सकते हैं रीसेंट ओरिजिन है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इससे पहले यूज़ नहीं किया था, ये नहीं है। मैक्रो इकोनॉमिक्स एज ए डिसिप्लिन, ये एज ए डिसिप्लिन, विजिबल डिसिप्लिन हम बता सकते हैं, ये रिसेंटली ओरिजिन। जैसे 1930s के इकोनॉमिक डिप्रेशन के बारे में सभी को पता होगा। अब देखिए, उससे पहले इकोनॉमिक्स में क्या बिलीव था कि मार्केट मैकेनिज्म तवाज़ुन लेके आएंगे। एक तो बिलीव ये था कि लॉन्ग टर्म में देयर इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट, देयर इज़ नो अनएम्प्लॉयमेंट इन लॉन्ग टर्म, एंड द मार्केट मैकेनिज्म विल ब्रिंग इक्विलिब्रियम। मार्केट मैकेनिज्म इन द सेंस दैट सप्लाई डिमांड, तलब और रसद, ये दोनों तवाज़ुन को लेके आएंगे। अब देखो 1930s में क्या हुआ, इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गए। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में, अमेरिका जैसे कंट्रीज़ में मोस्ट विजिबल डिप्रेशन आ गए। किसी को पता नहीं चला ये क्या हो रहा है। प्राइस लेवल जो इन्फ्लेशन जो बढ़ते जा रहा था और इकोनॉमिक ग्रोथ जो रुक गए थे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहा था, किसी को पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। उससे पहले ये था कि लॉन्ग टर्म में देखो, लॉन्ग टर्म में फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, डिमांड सप्लाई वगैरह तवाज़ुन में होंगे, देयर विल बी इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी, इस तरह मान के चलते थे। लेकिन 1930s में जब ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं हम, वो ग्रेट डिप्रेशन आ गए, ये सब बिलीव को हमको मतलब गलत हो रहा था, मार्केट मैकेनिज्म फेल हो रहा था। अब किसी को पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है, वजह क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो किसी न किसी को इकोनॉमी को रिवाइव करना था। somebody has to revive the economy। वो रिवाइव करने का काम जो ग्रेट इकोनॉमिस्ट, अगेन ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, अब जानता होगा J.M. केन्स, उन्होंने अपना नज़रिया बताया, रीज़न बताया, इसका वजह बताया और इसका सॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं उन्होंने बताया। J.M. केन्स अपने जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, उन्होंने 1936 में ये बुक पब्लिश किया था। उस बुक में उन्होंने पूरा अपना नज़रिया बताया और ग्रेट डिप्रेशन के हिसाब से उन्होंने उस डिप्रेशन का वजह और उसका सॉल्यूशन वगैरह एट सम एक्सटेंट उन्होंने दे दिया। और उन्होंने ये बताया लॉन्ग टर्म वगैरह को नहीं माना। उन्होंने जो बताया लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन पे हम ऑल वी डेड, लॉन्ग टर्म में हम सब मर जाएंगे। शॉर्ट रन एनालिसिस उन्होंने किया और उन्होंने जो बताया शॉर्ट रन में अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, कोई बात नहीं, और उसी के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होगा, वो एग्रीगेट डिमांड में जब कमी होगा, एग्रीगेट डिमांड देखो, फिर मैक्रो अप्रोच है ये, एग्रीगेट डिमांड, पूरा डिमांड, एक कमोडिटी का डिमांड नहीं। जैसे हमने जो बताया था, एक कार का, पर्टिकुलर कार का तलब हमने जो बताया माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ऐसा नहीं, पूरे कमोडिटी के, एक मुल्क में जितने भी कमोडिटीज आते हैं उसके सब डिमांड को अब मिला के देखेंगे तो अब उस डिमांड में, तलब में अगर कमी है तो वहाँ क्या है, क्या होगा, वहाँ होगा अनएम्प्लॉयमेंट और वहाँ डिसइक्विलिब्रियम होंगे।
और उस कमी को दूर करने के लिए एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ा सकते हैं? गवर्नमेंट इंटरवेंशन होना चाहिए, हुकूमती मुदाखिलत होना चाहिए। उससे पहले मार्केट मैकेनिज्म पर भरोसा था, कोई इंटरफियरेंस किसी का भी नहीं होना चाहिए मार्केट में। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट वगैरह ये बता के जा रहा था, लेकिन जब ग्रेट डिप्रेशन आ गए तो केन्स जैसे इकोनॉमिस्ट बताया मार्केट मैकेनिज्म को अगर हम पूरा भरोसा दे दिया तो इस तरह के प्रॉब्लम होगा। मार्केट मैकेनिज्म में गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस होना चाहिए, मार्केट मैकेनिज्म को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए, तो उसी के हिसाब से हम इकोनॉमी को रिवाइव कर सकते हैं, संभाल सकते हैं, सुधार सकते हैं। तो उन्होंने यही जो बताया, यही उनका मतलब सॉल्यूशन जो बताया। गवर्नमेंट अगर एग्रीगेट डिमांड में कमी है तो गवर्नमेंट को क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग बढ़ा के उस एग्रीगेट डिमांड में जो कमी है वो निकाल सकते हैं। तो इस तरह उन्होंने सॉल्यूशन दे दिया। उसी के बाद हम बता सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स एज ए डिसिप्लिन मतलब वेल एस्टैब्लिश्ड हो गया। का मतलब ये नहीं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स उससे पहले नहीं था, मर्केंटलिज्म के दौरान भी और क्लासिकल दौरान भी मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्रोच थोड़ा बहुत थे, लेकिन ऐसे डिसिप्लिन ये इतना एस्टैब्लिश नहीं हुआ था। वो केन्स के बाद ही वो ऐसे डिसिप्लिन एस्टैब्लिश हो गया। मैक्रो इकोनॉमिक्स इसलिए अहम है कि मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज आर इम्पोर्टेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स मसले जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स भी इम्पोर्टेंट है। अब ये देखना पड़ेगा मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज क्या है। बहुत सारे मसले हैं, हम बता सकते हैं। जैसे अभी हमने जो बताया अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी बड़ा मसला है। बेरोज़गारी जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक के हिसाब से ही हम बता सकते हैं। और उसके बाद इन्फ्लेशन, फ्राजर प्राइस लेवल बढ़ते जा रहा है। पिछले साल में 100 रुपया में हम एक पेप्सी का एक बोतल, अगर मान लो एक फैमिली बोतल हम 100 रुपया में ख़रीद लिया था पिछले साल, अब इस साल में हम उसको 110 देना पड़ रहा है। इसका मतलब 10% इन्फ्लेशन हुआ है, प्राइस लेवल बढ़ गया है। पिछले साल उसी क्वांटिटी उसी बोतल को हम 100 रुपये दे दिया था, उसी बोतल उसी क्वांटिटी उसी क्वालिटी को अब 110 दे रहा है। तो इस तरह प्राइसेस बढ़ते जा रहा है, इन्फ्लेशन कहते हैं उसको, ये एक प्रॉब्लम है। जैसे हमने जो बताया डिप्रेशन, इकोनॉमी का ग्रोथ जो है, माशी तरक्की जो रुक गया है, प्रॉब्लम है। इस तरह के बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है, इश्यूज जो है, मसाइल है, वो सब हर नेशंस में हम देख सकते हैं, हर मुल्क में हम देख सकते हैं। डेवलपिंग कंट्री हो, डेवलप्ड कंट्री हो, उसमें सब इन्फ्लेशन होगा, थोड़ा ना तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन तो हर जगह पे होता है। या अनएम्प्लॉयमेंट, इवन डेवलप्ड कंट्रीज लाइक अमेरिका आल्सो देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ भी है। तो इस तरह का मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज आर देयर, इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स भी इम्पोर्टेंट है। अब देखो सेकेंड इंपॉर्टेंस हम बता सकते हैं, ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इक़्तिसादी निज़ाम के जो बढ़ते हुई कॉम्प्लेक्सिटी, पछादगी बता सकते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो कॉम्प्लेक्स हो गया है। देखो ग्लोबलाइजेशन, देखो इतने सारे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, G20 है, G8 है, सार्क है, सफ्ता है, नाफ्ता है, यफ्ता है, कितने सारे हम बता सकते हैं इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस। एशियन रीजन में खाली कितने हैं, बाइलेटरल भी है, ट्राइलेटरल भी है, कंट्रीज़ के बीच में इकोनॉमिक ओपेक है, OECD है, कितने सारे हम बता सकते हैं। इसके बीच में सब अपने अपने रूल्स है, रेगुलेशंस है। ग्लोबलाइजेशन एक अलग चीज़। अब इसमें सब इस ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटीज़ में हर नेशंस को अपने हिसाब से संभाल के जाना है, और इतने कॉम्प्लिकेट भी हो गया है सिस्टम। अब इस तरह के एक इस तरह के एक माहौल में मैक्रो इकोनॉमिक बहुत अहम है, क्योंकि पूरे
एक कंट्री के, एक मुल्क के पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को अगर जान के अगर हम लॉ रूल्स रेगुलेशन वगैरह बनाएंगे और पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होंगे तो वो अलग बात है, वो एक फ़ायदा होगा कि इकोनॉमिक सिस्टम को पूरा समझ के हमको मतलब आगे बढ़ना है। अब देखो ये इकोनॉमिक सिस्टम को पूरा जानना है तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स विल हेल्प यू। आप कुलियाती माशियात के हिसाब से ही ये सब मालूम कर सकते हैं, आपको पता कर सकते हैं, आपको पता लगेगा हमारा सिस्टम का जो ख़ास बात क्या है, हम कहाँ जाना चाहिए, इस तरह की चीज़ें। बिकॉज इकोनॉमिक सिस्टम पूरा कॉम्प्लेक्स हो गया है, मॉडर्न ज़माने में हम बता सकते हैं पूरा कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए भी माइक्रो इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखो गवर्नमेंट इंटरवेंशन पे फिर आएंगे। तीसरा इम्पोर्टेंस हम बताएंगे, देयर इज़ नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द मार्केट। बहुत सारे लोग ये बता रहा है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन होना चाहिए मार्केट पे, क्योंकि उससे पहले जो हमने जो बताया मार्केट सिस्टम खुद अपने हिसाब से चल रहा था, अब मार्केट सिस्टम फेल हो गया तो गवर्नमेंट वहाँ इंटरफियर करना चाहिए, हुकूमती मुदाखिलत होना चाहिए। अब हुकूमती मुदाखिलत क्यों होना चाहिए? अगर सिस्टम कहीं फेल हो गया तो पॉलिसी बना के उसको सुधार दे। अब पॉलिसी कैसे बनाएंगे? गवर्नमेंट हैज़ टू मेक पॉलिसीज, फ्रेम पॉलिसीज। पॉलिसी बनाने के लिए इकोनॉमिक सिस्टम को पूरा, इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में पूरा पता होना चाहिए। तो पूरा पता होने के लिए कौन हेल्प करेगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स विल हेल्प यू। कुलियाती माशियात आपको हेल्प करेंगे। और उसके बाद हम ये भी बता सकते हैं बिजनेस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कॉरपोरेट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वगैरह में भी मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत हेल्पफुल है। कैसे? जैसे देखो अगर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स लाइक जीएनपी, नेशनल इनकम, कौमी आमदनी बढ़ते जा रहा है, तो कौमी आमदनी बढ़ते जा रहा है, एक कंट्री का कौमी आमदनी बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब वो कंट्री अच्छा चल रहा है, तो वहाँ बिजनेस भी अच्छा चलेगा, बिजनेस डिसीजन मेकिंग में वो हेल्प करेंगे। और दूसरा इन्फ्लेशन, माइल्ड इन्फ्लेशन अच्छा है इकोनॉमी के लिए, अगर माइल्ड इन्फ्लेशन है तो वहाँ भी बिजनेस अच्छा चलेगा, बिजनेस डिसीजन मेकिंग में वो पॉजिटिवली हेल्प करेंगे। इन्फ्लेशन हो, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है मतलब बिजनेस डिसीजन मेकिंग के लिए वो पॉजिटिव हेल्प करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है इसका मतलब इकोनॉमी अच्छा चल रहा है, सभी के पास पैसा आ रहा है तो डिमांड भी होगा, उसी के हिसाब से हम अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हैं। तो बिजनेस डिसीजन मेकिंग में भी ये आपको हेल्प करेंगे। और उसके बाद लिमिटेशन, ये सब इसके इम्पोर्टेंस है, अहमियत हम बता सकते हैं। हर सब्जेक्ट को, हर डिसिप्लिन को, हर एक चीज़ को बहुत सारे खूबियाँ भी होते हैं, बहुत सारे इस तरह के जो कुछ लिमिटेशंस भी होगा। लिमिटेशन के हिसाब से मैक्रो इकोनॉमिक का हम बताएंगे तो जब हम एग्रीगेट्स को कंसीडर करेंगे तो एग्रीगेट्स के कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स जो है, पर्टिकुलर हिस्सा जो है वो नज़रअंदाज आएंगे, इग्नोर करेंगे। जैसे हम बता सकते हैं हमारा कौमी आमदनी बढ़ते जा रहा है, ये ठीक है, अच्छा है, उसी के हिसाब से हम बता सकते हैं वो मुल्क जो अच्छा कर रहा है। लेकिन कौमी आमदनी कैसे बढ़ गए कि जैसे कैपिटल आ गया लेबर को निकाल के, सपोज इंडिया जैसे एक कंट्री में कैपिटल आ गए, नए नए कैपिटल आ गए लेबर को निकाल के, तो क्या होगा? बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। लेकिन प्रोडक्शन तो हमारा बढ़ रहा है, आमदनी भी बढ़ रहा है, कौमी आमदनी भी बढ़ रहा है, लेकिन दूसरे तरफ से देखो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। तो अगर एग्रीगेट के हिसाब से अगर हम कंक्लूड करेंगे तो कभी क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स जो है, पर्टिकुलर हिस्सा जो है वो हम भूल जाएंगे, उसका इग्नोरेंस होगा, इग्नोर करेंगे हम, तो वो उसी के हिसाब से अगर हम कंक्लूड करेंगे तो वो भी अच्छा नहीं होगा। ये एक लिमिटेशन है इसका। देन दूसरा लिमिटेशन हम बता सकते हैं कि जैसे एग्रीगेट्स जो है मजमूई तौर पे जो भी चीज़ जो होगा वो रियलिटी नहीं है, जस्ट अप्रोक्सीमेशन है, वो रियल नहीं है, जस्ट अप्रोक्सीमेशन टू रियलिटी हम बता सकते हैं। जैसे कौमी आमदनी के बारे में हम बताएंगे, कौमी आमदनी, नेशनल इनकम हम कैलकुलेट करते हैं मार्केट वैल्यू के हिसाब से,
लेकिन देखो बहुत सारे ऐसे चीज़ भी हैं जिसका मार्केट वैल्यू नहीं है लेकिन बहुत अहम है। जैसे मैं बताऊंगा हाउस होल्ड वर्क जो है, घरेलू काम अपने घर पे अपने मम्मी हो या अपने सिस्टर्स जो है या हाउसवाइफ का जो काम जो है, घरेलू काम हम कहते हैं, देखो कितने घंटे वो काम करते हैं और कितना प्रोडक्टिवली वो काम करते हैं, लेकिन वो कौमी आमदनी में नहीं आते हैं इसलिए कि उसका मार्केट वैल्यू नहीं है। मार्केट वैल्यू के हिसाब से ही हम कौमी आमदनी का पैमाइश करते हैं, उसका कैलकुलेशन मार्केट वैल्यू के हिसाब से ही है, लेकिन वो इसमें नहीं आते हैं और इतने अच्छे वैल्यूबल काम हमारे लिए करते हैं। तो इस तरह की चीज़ भी इसमें एक प्रॉब्लम है। एग्रीगेट्स नॉट रियल, जस्ट अप्रोक्सीमेशन बता सकते हैं। तो ये सब इसके लिमिटेशंस हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स के ये सारे खूबियाँ भी हैं, लिमिटेशंस भी है अपने जगह पे। टू कंक्लूड मैं बता सकता हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसा एक सब्जेक्ट है, डिसिप्लिन है, जो डिसिप्लिन इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में हमको पूरा पता या पूरा जानकारी हमको देते हैं और उसी के हिसाब से गवर्नमेंट हो या कॉरपोरेट्स हो या बिजनेस फर्म्स हो, जो भी हो, अपने डिसीजन अपने पॉलिसीज़ वगैरह फ्रेम कर सकते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर इकोनॉमी को पूरे अंदाज में अगर समझ नहीं पाया तो हम अच्छे पॉलिसी भी नहीं ले सकते हैं। तो ये है आज का हमारा टॉपिक मौजू। नेक्स्ट क्लास में हम माइक्रो और मैक्रो में क्या फ़र्क है और क्या सिमिलैरिटीज़ है ये बताएंगे और इम्पोर्टेंट नेशनल इनकम कंसेप्ट भी बताएंगे। इस प्रोग्राम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के हमारे सबक में बस इतना ही है। शुक्रिया।